जरा सोचिए, मध्य प्रदेश के धार जिले का एक बेहद शांत गांव, गोंदीखेड़ा चरण। रात का सन्नाटा है और अचानक एक खौफनाक वारदात होती है। फर्श पर एक महिला बैठी है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। आवाज कांप रही है और वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रही है कि रात के अंधेरे में कुछ बदमाश अचानक घर में घुसे और उन्होंने उसके पति को बेरहमी से मार डाला। पहली नजर में देखने पर यह किसी भयानक डकैती और एक बेबस टूटी हुई विधवा का बड़ा ही दर्दनाक मंजर लगता है, पर क्या सच में ऐसा ही था? प्रियंका यानी उस पत्नी के शुरुआती बयान को अगर हम देखें तो उसने कहा था, बदमाश अचानक आ गए, सब कुछ लूट लिया और मेरे पति को मार दिया। अब देखिए, ये बयान सुनकर किसी के भी दिमाग में पूरी तरह से एक डकैती की तस्वीर छप जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लालची अपराधियों ने चंद पैसों और गहनों के लिए एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया हो। लेकिन असल जिंदगी की क्राइम स्टोरीज में सच्चाई हमेशा वो नहीं होती जो सामने दिखाई देती है। इन बहते हुए आंसुओं के पीछे जो असलियत छिपी थी ना, वो सच में रूह कपा देने वाली थी। क्योंकि बयान और जो असल क्राइम सीन था, दोनों की कहानी बिल्कुल अलग थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्होंने कुछ और ही नोटिस किया। एक तरफ विधवा कह रही थी कि हिंसक लुटेरे आए, लेकिन घर के किसी भी दरवाजे या खिड़की पर जबरदस्ती घुसने या तोड़फोड़ का कोई निशानी नहीं था। कमरे में हाथापाई के कोई भी संकेत नहीं थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, पीड़ित पर जो वार किया गया था वो किसी घबराए हुए या जल्दबाजी में आए चोर का काम नहीं लग रहा था, बल्कि वो किसी बेहद प्रोफेशनल कातिल का काम था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये कोई डकैती थी ही नहीं, तो फिर उस रात उन बंद दरवाजों के पीछे असल में हुआ क्या था? चलिए आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें उस रात से थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें अतीत के उन पन्नों को पलटना होगा जहां इस पूरी खौफनाक साजिश की असल में नींव रखी गई थी। अध्याय 1, मजबूरियों का बंधन, परंपरा पर टिकी एक शादी। इस पूरी कहानी के केंद्र में है देवकृष्ण, जिन्हें प्यार से गांव में भेयू बुलाया जाता था। 1999 की बात है, जब वो महज 2 साल के थे, तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। चाचा ने ही उनकी परवरिश की। लेकिन फिर समाज के दबाव में आकर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने अनजाने में ही उनकी मौत का फरमान लिख दिया। 2015 में बहुत ही छोटी उम्र में देवकृष्ण की शादी प्रियंका से तय कर दी गई। जी हाँ, ये एक बाल विवाह था। सालों तक ये रिश्ता सिर्फ कागजों पर ही चलता रहा और फिर आखिरकार 2021 में प्रियंका की विदाई हुई। लेकिन जो रिश्ता बिना मर्जी के, बिना जाने समझे बना हो, उसकी बुनियाद कितनी कमजोर होती है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। अध्याय 2, एक गुप्त जिंदगी, सतह के नीचे की दरारें। 2021 में जब दोनों साथ रहने लगे तो घर में लगातार एक अजीब सा तनाव रहने लगा। प्रियंका अपना ज्यादातर समय अपने फोन पर ही बिताती। वो देवकृष्ण के रंग को लेकर उसे ताने मारती और अक्सर बिना बताए मायके भाग जाती। पर इस सबके पीछे एक बहुत गहरा राज था। अब जरा 2017 के समय पर नजर डालिए। देवकृष्ण के साथ रहने से पूरे 4 साल पहले ही एक शादी के फंक्शन में प्रियंका की मुलाकात कमलेश पुरोहित नाम के एक शख्स से हुई थी। कमलेश, जो खुद पहले से शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी था। यहीं से एक ऐसा सीक्रेट अफेयर शुरू हुआ जो आगे चलकर इस पूरे अपराध की सबसे बड़ी और खौफनाक वजह बनने वाला था। अध्याय 3, जानलेवा साजिश, एक खौफनाक योजना। अब तक हम समझ चुके हैं कि ये सिर्फ कोई आम अफेयर नहीं था। प्रियंका हर हाल में आज़ाद होना चाहती थी और साथ ही उसे अपने पति की आधी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा करना था। और इसके लिए ये सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे कि एक इंसान की जान की कीमत तय की गई, मात्र 50,000 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 50,000। कमलेश ने सुरेंद्र भाटी नाम के एक क्रिमिनल को इस हत्या के लिए हायर किया और उसे बाकायदा एडवांस भी दिया। मतलब ये कोई गुस्से या आवेश में उठाया गया कदम बिल्कुल नहीं था। ये पूरी तरह से ठंडे दिमाग से किया गया एक कैलकुलेटेड मर्डर था। इस मौत का जाल कैसे बुना गया, जरा इसके स्टेप्स समझिए। प्रियंका ने ससुराल लौटने के लिए एक बहुत ही अजीब शर्त रखी। उसने कहा कि उसे मोबाइल इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोकेगा। 1 अप्रैल को वो वापस घर आई और अंदर ही अंदर व्हाट्सएप पर कातिलों के साथ अपनी साजिश को और तेज कर दिया। 4 अप्रैल को उन्होंने हत्या की पहली कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। पर वो रुके नहीं। इसके बाद एक अचूक फाइनल प्लान तैयार किया गया। अध्याय 4, धोखे की रात, 7 अप्रैल रात 2 बजे। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ था। मास्टरमाइंड प्रियंका ने पूरी प्लानिंग के साथ घर का मुख्य दरवाजा अंदर से खुला छोड़ दिया।
बिना कोई आवाज किए कातिल सीधे देवकृष्ण के कमरे में पहुंचा और फिर उसने सोते हुए देवकृष्ण पर इतना क्रूर, इतना भयानक वार किया कि घाव लगभग 12 इंच गहरा था। हमला इतना अचानक और तेज था कि देवकृष्ण को चीखने तक का मौका नहीं मिला। बस पलक झपते ही हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे विभत्स हिस्सा है ना, वो कत्ल के बाद शुरू होता है। खुद को एक बेचारी पीड़ित दिखाने के लिए प्रियंका ने उसी कातिल से अपने ही हाथ पैर बंधवाए और पूरा कमरा बिखेर दिया, गहने और कैश भी छुपा दिए। लेकिन जो सबसे रूह कंपा देने वाली बात सामने आई वो ये थी कि इस घटना के तुरंत बाद उसी कमरे में, जी हाँ उसी कमरे में जहां उसके पति का खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ था, प्रियंका ने कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद जाकर डकैती का नाटक करके पूरे घर को जगाया। अध्याय 5 साजिश का पर्दाफाश, पुलिस की जांच। खैर, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रियंका का ये बुना हुआ जाल बहुत जल्दी उलझने लगा। जैसा कि हमने पहले देखा, बिना टूटा हुआ दरवाजा और वो प्रोफेशनल वार, इन सबने डकैती की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन पुलिस की तेज नज़र उस एक गलती पर गई जो ये कातिल कर गए थे। पूरे घर से सिर्फ एक चीज़ गायब थी और वो था प्रियंका का अपना मोबाइल फ़ोन। जब पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाले तो व्हाट्सएप चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स ने उस 31 मार्च की खौफनाक डील और 4 अप्रैल की नाकाम कोशिश की पूरी पोल खोलकर रख दी। अब पुलिस के पास सबूत तो पक्के थे, लेकिन उन्हें चाहिए था एक पुख्ता कबूलनामा, और इसके लिए उन्होंने एक बेहद चतुर मनोवैज्ञानिक चाल चली। पुलिस ने प्रियंका से जाकर झूठ बोल दिया कि उसका प्रेमी कमलेश गिरफ्तार हो गया है और उसने सब कुछ उगल दिया है। बस ये सुनना था कि प्रियंका का सारा गुरूर टूट गया। उसे लगा कि अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है और उसने उस खौफनाक साजिश का एक एक सच पुलिस के सामने खुद ही उगल दिया। तो गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं, लेकिन आज की इस खौफनाक कहानी को गहराई से समझने के बाद एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। आखिर इस पूरी त्रासदी का, इस बर्बादी का असली दोषी है कौन? क्या वो कातिल जिसने हथियार चलाया? क्या वो पत्नी जिसने ये पूरी साजिश रची? या फिर वो सामाजिक कुप्रथा, वो बाल विवाह जिसने सालों पहले बिना मर्जी के 2 लोगों को एक साथ एक ऐसे बंधन में बांध दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको शायद बहुत लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता रहेगा।